हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ का एक ऐसा सेक्शन होता है जो हर एक एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस सेक्शन में अच्छा स्कोर किए बिना हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की कल्पना नहीं कर सकते। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आने वाली जो निकट भविष्य में होने वाली परीक्षाएं हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी रीजनिंग के साथ साथ अब जनरल स्टडीज़ के भी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और हमारा यह प्रयास रहता है कि हम रोज़ एक ऐसा वीडियो लेके आएँ जिसमें हम जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करें। इन प्रश्नों में हम उत्तर के साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित की फैक्ट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं, ताकि इस प्रश्न के संबंधित और भी कोई प्रश्न आता है परीक्षा में तो उसकी भी जानकारी आपको रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? विच बैटल टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है इतिहास के प्रश्नों की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर होगा बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान इन 1191 and in this battle पृथ्वीराज चौहान emerged victorious and गौरी was defeated। सो तराइन का पहला युद्ध सन 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई थी। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन 1192। दूसरा जो तराइन का युद्ध है वो एक वर्ष के पश्चात सन 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था। दिस बैटल होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मुस्लिम रिजीम रूल्ड इन इंडिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार मुस्लिम शासन हमारे देश में शुरू हुआ था। सो बैटल ऑफ तराइन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर which ended the Portuguese rule in India was signed on which date? So इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर जो भारत में एकमात्र पुर्तगाली उपनिवेश था गोवा, उस उसमें अंतिम जो शासन रहा पुर्तगालियों का वह रहा सन 1961 तक। और भारतीय सेना के वहाँ पे आक्रमण करने के बाद 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने उस समर्पण दस्तावेज पर साइन किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। और डिटेल में जानते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वाज साइंड ऑन 19th December 1961। इट वाज साइंड बाय जनरल ऑन्टेनियो वसालो सिल्वा टू हैंड ओवर द टेरिटरी ऑफ गोवा टू द इंडियन गवर्नमेंट, thus ending 450 years of Portuguese rule in India। सो गोवा क्षेत्र में 450 वर्ष पुराना पुर्तगाली शासन कब खत्म हुआ था, कब समाप्त हुआ था? वो हुआ था दिसंबर 1961 में। और पुर्तगालियों ने 19 दिसंबर 1961 पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए थे कि उन्होंने अब गोवा का शासन भारतीय सरकार को दे दिया है। और किसने साइन किए थे? जनरल अंटानियो वसालो सिल्वा ने। The annexation of Goa by the Indian Army was held under the Operation विजय। तो इंडियन आर्मी ने जो गोवा को अपने कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय नाम था। गोवा बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया। सो 1987 मई में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। व्हेन इट लॉस्ट इट्स स्टेटस ऑफ यूटी विच वाज असाइंड टू गोवा इन दिसंबर 1961। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमको ये ध्यान रखनी है कि जब गोवा का अधिग्रहण किया था उस समय वह एक यूनियन टेरिटरी के रूप में चिन्हित किया गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चिन्हित किया गया था। और 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हटा के उसे पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। तो 1961 में गोवा, दमन और दीव को एक साथ एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सन 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आगे चलते हैं।
किस वर्ष मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? इन विच ईयर मोतीलाल नेहरू along with 8 other कांग्रेस लीडर्स drafted a constitution for India? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसके की फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके की फैक्ट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा याद रखने योग्य हैं और इसमें काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसकी पूरा बैकग्राउंड समझते हैं की फैक्ट्स के द्वारा। व्हेन द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928 इट वाज अपोज्ड बाय इंडियंस फॉर लैक ऑफ ए सिंगल इंडियन इन द कमीशन। सो साइमन कमीशन जो 1927 में गठित किया गया था और 1928 में भारत आया, उसका उद्देश्य ये था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी नियम हैं, भारत की जो शासन प्रणाली है उसके बारे में चर्चा की जाए और उसके नए नियम कानून कायदे बनाए जाएं। लेकिन भारतीयों में इसका पुरजोर विरोध 1927 में इसके गठन से ही शुरू हो गया था, क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे उसमें भारतीय दल का एक भी प्रतिनिधि नहीं था। सभी सदस्य ब्रिटिश साम्राज्य के ही थे और इसके जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे। और भारतीय नेशनल कांग्रेस ने भी इसका इसी बात को लेकर विरोध किया था कि भारतीयों की आवाज उठाने के लिए एक भी भारतीय उस कमीशन का सदस्य के रूप में नहीं था। The leaders were challenged by British authorities, stating that Indians were not capable of finding a common path and drafting a constitution. तो उस समय के जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भारतीयों को यह चैलेंज किया कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक कॉमन पाथ पे चल सके और भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो ये चैलेंज उस समय की ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने सभी इंडियंस को किया था। द पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस was held which was convened by the Congress party and a committee was appointed with the task of drafting a constitution. So यह जो चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने किया था भारतीयों पर कि भारत के लोग एक कॉमन पाथ नहीं बना सकते, एक रास्ते पे नहीं चल सकते और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, इस चैलेंज को स्वीकार किया उस समय के राजनेताओं ने और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो किसके द्वारा आयोजित की गई थी? वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी। और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी का गठन किया गया जिसे यह दायित्व दिया गया कि वह हमारे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे, एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप बनाए। द कमिटी वॉज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू विथ 8 अदर मेंबर्स। तो इस समिति के जो हेड थे, जो प्रमुख थे, वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे और उसमें 8 अन्य भारतीय सदस्य थे। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी वॉज कॉल्ड द नेहरू कमिटी रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट। तो जो ड्राफ्ट कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रारूप बनाया था उसे नेहरू रिपोर्ट या नेहरू कमिटी रिपोर्ट कहा जाता है। द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड एट द लखनऊ सेशन ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑन अगस्त 28, 1928। तो इस समिति ने लखनऊ का जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें अपनी रिपोर्ट या अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 28 अगस्त 1928 को सबमिट कर दिया था। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स। ये पहला प्रयास था भारतीयों द्वारा कि वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए अपने लिए। तो ये एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। साइमन कमीशन का विरोध शुरू हुआ देश में क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय न्याय व्यवस्था और भारतीय शासन व्यवस्था के अध्ययन के लिए और आगे के चेंजेस के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। उसका शुरू से ही विरोध हुआ क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ब्रिटिश ने चैलेंज किया इंडियंस को कि आप अपने लिए एक कॉमन पाथ, एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिकल लीडर्स ने इस चैलेंज को स्वीकारते हुए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी का गठन किया जिसको ये दायित्व दिया गया कि आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। द कमेटी वॉज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू उस कमेटी के प्रमुख हुए और 8 सदस्य थे। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया, उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। उसने अगस्त
28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और ये भारतीयों द्वारा पहला प्रयास था जब उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए बनाया था। आगे चलते हैं। हाँ, गैस, धूल और अरबों तारों का विशाल संग्रह क्या कहलाता है? वॉट ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार इज कॉल्ड। तो इस कलेक्शन को कहते हैं गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्लानेट ग्रह होता है, सैटेलाइट उपग्रह होता है, सोलर सिस्टम सौर मंडल होता है। एक गैलेक्सी में कई हजार सोलर सिस्टम हो सकते हैं। अब देखिए, अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम ऑल हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। सो एक गैलेक्सी में कई सारे बिलियंस ऑफ स्टार हो सकते हैं, करोड़ों तारे हो सकते हैं और उनके सोलर सिस्टम हो सकते हैं, सौर मंडल हो सकते हैं। ये सभी एक साथ बंधे होते हैं ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी बियॉन्ड द मिल्की वे वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एडविन हबल इन 1924। तो हमारे सौर मंडल के बाहर भी गैलेक्सीज का जो एग्जिस्टेंस है, उनका अस्तित्व है, इसे पहली बार सन 1924 में एडविन हबल के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। उसकी चर्चा की गई थी। आर गैलेक्सी इज द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहा जाता है। इट इज स्पाइरल इन शेप। यह इसका जो शेप है वह स्पाइरल है। देर आर 3 जनरल काइंड्स ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में 3 प्रकार की गैलेक्सीज आमतौर पे पाई जाती है। कौन कौन सी? एलिप्टिकल या अंडाकार, स्पाइरल और इर्रेगुलर जिनका कोई शेप नहीं होता। द मिल्की वे इज ए स्पाइरल गैलेक्सी। हमारी जो आकाशगंगा है वो स्पाइरल गैलेक्सी है। आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? विच चैनल और स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस चैनल को कहा जाता है ग्रैंड चैनल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अब इसका जो की पॉइंट देख लेते हैं। द ग्रैंड चैनल इज ऑल्सो नोन एज द 6 डिग्री चैनल। इसको 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है बिकॉज इट लाइज 6 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 6 डिग्री उत्तर में यह चैनल पाया जाता है, इसलिए इसे 6 डिग्री इक्वेटर भी कहा जाता है। इट लाइज बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड सुमात्रा आइलैंड। इट इज सुटेबल फॉर नेविगेशन बाय लार्ज मर्चेंट शिप्स। ये जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके आवागमन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। आगे चलते हैं। नुआखाई ओडिशा का एक फसल कटाई का त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? नुआखाई इज ए हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ ओडिशा सेलिब्रेटेड 1 डे आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स। तो नुआखाई गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाए जाने वाला त्योहार है। और डिटेल में पढ़ते हैं इस त्योहार के बारे में। देखिए, नुआखाई इज दी हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा। ये पश्चिमी उड़ीसा में मनाए जाने वाला एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फसल की कटाई के बाद मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। नुआ मीन्स न्यू एंड खाई मीन्स ईट। द फेस्टिवल हैज ए बिग सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। The occasion marks the consumption of the first harvested crops and falls on the Bhadraba Shukla Pakya Panchami तिथि। तो विच इज फॉलोइंग दी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद की जो पंचमी तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, उसे उस दिन ये मनाया जाता है। जो नई फसल आती है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है और उसके बाद सभी लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो गणेश चतुर्थी के एक दिन के बाद नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। इसे ऐसे भी देख सकते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। आगे चलते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड दी विक्रम एरा बिगिन? तो सही उत्तर हो जाएगा 57 BC। ईसा पूर्व 57 साल 57 वर्ष ईसा पूर्व इसे शुरू किया गया। अब देखिए इसके क्या की पॉइंट्स हैं। द विक्रम एरा समवत बिगेन इन 57 BC। ईसा पूर्व 57 साल पहले ये शुरू हुआ था विक्रम एरा। विक्रम संवत ऑल्सो नोन एज द
विक्रमी कैलेंडर इज अ हिंदू कैलेंडर हिस्टोरिकली यूज्ड इन दी सबकॉन्टिनेंट एंड स्टिल यूज्ड इन सेवरल स्टेट। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा राज्यों में और कहीं कहीं काफ़ी बड़े क्षेत्र में इस कैलेंडर का इस्तेमाल ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ किया जाता है, और यह आम तौर पे हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे होता है। द फर्स्ट डे ऑफ विक्रम संवत इज सेलिब्रेटेड आफ्टर दिवाली इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में पहला साल दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है विक्रम संवत के अनुसार। आगे चलते हैं। आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द निजाम्स ऑफ आसफ जाही डायनेस्टी रूल? सो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेक्कन प्रोविंसेस। डेक्कन प्रोविंसेस पे इन निजामों ने शासन किया था। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हैदराबाद was a region in the Deccan ruled by the head of Asaf Jahi dynasty who had the title of निजाम। तो हैदराबाद एक ऐसा क्षेत्र था दक्कन के पठार में जिसे आसफ जाही डायनेस्टी के शासकों ने शासन किया था, और जिनका जो टाइटल हुआ करता था उन्हें निजाम कहा जाता था। इन 1724 निजाम इन 1724 आसफ जाही डिफीटेड मुबारिस खान टू एस्टेब्लिश ऑटोनॉमी ओवर द डेक्कन। सन 1724 में आसफ जाही ने मुबारिस खान को हराया था और यहाँ पे अपना शासन शुरू किया था। नेम द रीजन हैदराबाद डेक्कन एंड स्टार्टेड टू बी नोन एज द आसफ जाही डायनेस्टी। तो हैदराबाद के पठार में जो मुबारिस खान थे उसको हराकर आसफ जाही ने यहाँ पे अपना शासन शुरू किया था। तो और फिर उनके जो वंश है उसे आसफ जाही वंश के नाम से जाना गया। मीर उस्मान अली खान was the last निजाम ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली खान थे। आगे चलते हैं दोस्तों। बरडोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? हु वॉज द लीडर ऑफ बरडोली पीजेंट्स सत्याग्रह? तो सही उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल इसके लीडर थे इस सत्याग्रह के। अब देखिए और डिटेल में पढ़ते हैं। बरडोली पीजेंट सत्याग्रह वॉज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 1928। इसे सन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, वो उसके लीडर थे। बरडोली सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स ऑर्डर टू इंक्रीज द टैक्स 22% टैक्स। तो ये किस लिए किया था? गवर्नमेंट ने जो टैक्स बढ़ा दिया था 22% की दर से, उसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया गया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ पटेल द बरडोली पीसेंट्स डिसाइडेड टू रिफ्यूज पेमेंट ऑफ टैक्स। सो इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में किसानों ने यह बढ़ा हुआ टैक्स देने से मना किया और इसका विरोध किया। आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट गांधी जी गेव द सरदार टाइटल टू वल्लभ भाई पटेल ऑन बिहाफ ऑफ बरडोली वुमेन। सो गांधी जी ने इस सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, और उसके बाद उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से आमतौर पर जाना जाने लगा। अब आगे चलते हैं। ये देखते हैं प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में छिड़ा? वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट इन विच ईयर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1914 में। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 28 जुलाई 1914। 1914 28 जुलाई को पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द इमीडिएट रीजन फॉर दिस वॉज असैसिनेशन ऑफ प्रिंस फर्डिनांड ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस फर्डिनांड थे उनका वध करने के बाद 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द एलाइड एंड द एक्सिस सेंट्रल नेशन। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो विश्व है वो 2 हिस्सों में बट चुका था। कौन कौन से हिस्से थे? जो नेशन थे, जो राष्ट्र थे, वो 2 ग्रुप में बट चुके थे। पहला कहा जाता था अलाइड नेशंस और दूसरा कहा जाता था एक्सिस या सेंट्रल नेशन। फाइटिंग टुक
took place throughout the Europe, the Middle East, Africa, the Pacific and past parts of Asia. तो जो लड़ाई है वो यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, एशिया में सभी जगह लड़ाई छिड़ चुकी थी. द अलाइड नेशंस इंक्लूडेड इंग्लैंड, जापान, द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड फ्रांस, while the Axis central countries included Germany, Austria, Hungary and Italy. In November 18, the First World War ended. 1918 के नवंबर में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ. आगे चलते हैं. जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन विच ईयर? सही उत्तर हो जाएगा 1889 में. सन 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था. जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद ऑन 14 नवंबर 1889. 1889 में इलाहाबाद में 14 नवंबर के दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था. ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. स्वतंत्र भारत के वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे. आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू डाइड इन 1964. उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी. टू कमेमोरेट हिज बर्थ एनिवर्सरी एंड हिज फॉन्डनेस फॉर चिल्ड्रन, नवंबर 14 इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रन डे इन इंडिया. सो बच्चों के प्रति जो उनका विशेष लगाव था, विशेष प्यार था, इसीलिए उनके जन्म दिवस 14 नवंबर को हमारे देश में चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है. आगे चलते हैं. भारत की किस राज्य में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हमारे देश में हैं. उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. इट हैज़ 75 डिस्ट्रिक्ट्स फॉलोड बाय मध्य प्रदेश 52, वाइल गोवा हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. तो सर्वाधिक जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है 75, उसके बाद मध्य प्रदेश में है 52 और गोवा में सबसे कम है. गोवा में सिर्फ 2 जिले या 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. आगे चलते हैं. एंगस्ट्रॉम निम्नलिखित में से किसके माप की इकाई है? एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एंगस्ट्रॉम जो है वह हमारी लेंथ की, ऑप्शन नंबर सी, लेंथ मापने की एक इकाई है. इसको देखते हैं और डिटेल में एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्योंकि ये सुनने में काफ़ी कम आता है हमारे सामने. एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एंगस्ट्रॉम इज ऑफन यूज्ड इन द नेचुरल साइंसेस टेक्नोलॉजी टू एक्सप्रेस द साइज ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा. तो इसे विज्ञान की पढ़ाई में जो परमाणु है, अणु है या फिर और अन्य छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लंबाई या उनका साइज मापने के लिए यूज किया जाता है. एंगस्ट्रॉम को डिस्प्ले किया जाता है इस साइन से और इसका मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की पावर माइनस 10. 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मतलब 1 मीटर का माइनस 10 मतलब 100 करोड़वा हिस्सा. 1 मीटर का 100 करोड़वा हिस्सा एंगस्ट्रॉम होता है. मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना छोटा हिस्सा होता होगा. आगे चलते हैं. भारत के पहले परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? साइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पोखरण इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो पोखरण जो है वह राजस्थान में स्थित है. ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा. और डिटेल्स में इसके की पॉइंट पढ़ते हैं. पोखरण इज सिचुएटेड इन राजस्थान. द फर्स्ट टेस्ट वाज कंडक्टेड अंडर द कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा ऑन 18 मई 1974. तो पहला जो परमाणु विस्फोट हुआ था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा. वो कब हुआ था? 18 मई 1974 को. द सेकेंड टेस्ट वाज कंडक्टेड अंडर द कोड नेम ऑपरेशन शक्ति ऑन 11 मई 1988. 11 मई 1998 को दूसरा विस्फोट हुआ था, दूसरा टेस्ट हुआ था. उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति. तो पहले वाले का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, दूसरे वाले का था ऑपरेशन शक्ति. आगे चलते हैं दोस्तों. भारतीय पशुधन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1968, ऑप्शन नंबर ए. आगे चलते हैं, इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं. माफ कीजिए, इसका जो सही उत्तर है वो 1962 होगा, 1968 नहीं होगा. 1962 में इसकी स्थापना हुई थी.
आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 अंडर द सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट इन 1960। 1960 में जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट था, एनिमल्स एक्ट था, उसके सेक्शन 4 के तहत 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना हुई थी। वेल नोन ह्यूमैनिटेरियन रुक्मणी देवी Arundale participated in setting up the board and was its first chairperson. So एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली जो चेयरपर्सन थी वो कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडाले थी। इट्स हेडक्वार्टर वर इन चेन्नई एंड मूव टू बल्लभगढ़ इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन अर्ली 2018। ये पहले इसके हेडक्वार्टर चेन्नई में हुआ करते थे। 2018 की शुरुआत में इसे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम रोज़ एक जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडीज़ का इस प्रकार का वीडियो आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू।